गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गाइस। आज आप लोगों का बीए राजनीति विज्ञान का तीसरा यूनिट, थर्ड यूनिट हम आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर जो है आपका वो राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम है। उपागम कहने का मतलब क्या होता है? उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या बोलते हैं उपागम को? दृष्टिकोण बोलते हैं। जैसे किसी चीज को देखने का हमारा नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या होते हैं, तो वो चीजें हम इसमें अपनाते हैं, यानी वो चीजें हम इसमें जानते हैं। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागमों पर संक्षिप्त लेख लिखना है, ठीक है। तो इसमें बताएंगे कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम निम्नलिखित हैं। इसमें पहला संस्थापक संस्थात्मक सॉरी संस्थापक नहीं संस्थात्मक उपागम। संस्थात्मक उपागम क्या होता है? और राजनीति विज्ञान के संस्थात्मक यानी संस्थात्मक जो कि संस्था से जुड़ा हुआ है। दो बार कहने का मतलब ये संस्थागत होना चाहिए, ये है संस्थागत, ठीक है। तो संस्थात्मक कहने का मतलब कि संस्थागत उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो राजनीतिक विज्ञान के जो संस्थात्मक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? दृष्टिकोण के रूप में हम क्या क्या देखेंगे संस्थात्मक उपागम में? विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवा तथा स्थानीय शासन आदि संस्थाओं के संगठन और कार्यविधियों पर चिंतन करते हैं और इसमें जरूरी सुधारों के उपाय सुझाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि संस्थात्मक उपागम का कहने का मतलब क्या है, दृष्टिकोण क्या है। तो राजनीति विज्ञान की जो संस्थात्मक उपागम है, संस्थागत दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत हम विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवा तथा स्थानीय शासन आदि संस्थाओं के संगठन और कार्यविधियों पर चिंतन करते हुए उनमें जरूरी सुधारों के उपाय सुझाए जाते हैं, ठीक है। राजनीति विज्ञान के इस संस्थागत दृष्टिकोण में कुछ संकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं। राजनीति विज्ञान की इस जो संस्थागत दृष्टिकोण है उसमें हम कुछ संकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी सामान्य सिद्धांत स्थापित नहीं कर पाते हैं। प्रयोग तो करते हैं कुछ संकल्पनाओं का संस्थागत दृष्टिकोण से, लेकिन कोई सामान्य सिद्धांत स्थापित नहीं कर पाते हैं। तथापि राज्य संस्थाओं के अध्ययन एवं विवरण से राजनीतिक विज्ञान को समझने में काफी मदद मिलती है। जो राज्य संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनके विवरण से जो राजनीतिक विज्ञान है उसको समझने में काफी मदद मिलती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान एक है बर्नार्ड क्रिक। तो प्रसिद्ध विद्वान इस संदर्भ में बताते हैं कि रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट अर्थात संसद का सुधार वो ब्रिटिश उदाहरण का एक श्रेष्ठ नमूना है। ब्रिटिश उदाहरण का एक श्रेष्ठ नमूना है, जहां यह भी उल्लेखनीय है कि परंपरागत उपागम में केवल संस्थात्मक दृष्टिकोण ही ऐसा है जो राजनीतिक विज्ञान को दर्शन शास्त्र, इतिहास अथवा कानून पर आश्रित नहीं मानते हुए इसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। कहने का मतलब यही है कि परंपरागत उपागम में केवल संस्थात्मक दृष्टिकोण ही ऐसा है जो कि राजनीतिक विज्ञान को दर्शन शास्त्र, इतिहास अथवा कानून पर आश्रित नहीं मानता है, बल्कि इसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। संस्थात्मक उपागम कहने का मतलब कि संस्था के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो किस प्रकार से होता है, इसमें हमको क्या क्या चीजें जाननी होती है, तो वो हमारा संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा है ऐतिहासिक उपागम। इसमें क्या होता है? तो ऐतिहासिक उपागम राजनीतिक विज्ञान के ऐतिहासिक उपागम यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण के द्वारा वर्तमान राजनीति को गुजर चुके घटनाक्रम के संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि यदि भारत, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस अथवा चीन की वर्तमान राजनीति का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी करना परम आवश्यक होता है। तो ये हुआ हमारा राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम। ऐतिहासिक उपागम जो हम पढ़ रहे थे, ऐतिहासिक उपागम, उसमें ऐतिहासिक उपागम की उपयोगिता युगों युगों से रही है।
ऐतिहासिक उपागम की भूमिका क्या है, युगों युगों से रही है तथा वर्तमान में भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब कि इतिहास में जो ऐतिहासिक दृष्टि जो है वो युगों युगों से चली आ रही है। युगों युगों से जो घटनाएं हो रही हैं, जो हम पढ़ते हैं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, राणा सांगा का युद्ध होता है, जैसे राणा सांगा के बीच बाबर अकबर का युद्ध, तो ये सब क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, आंदोलन हुए हैं। तो वो सारे ऐतिहासिक उपागम की उपयोगिता जो है वो युगों युगों से रही है तथा वर्तमान में भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। उदाहरण के रूप में लेते हैं तो जैसे हमारे प्यारे देश की ऐतिहासिक जानकारी के बिना भारतीय राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में कोई भी निष्कर्ष निकालना बेकार है। कोई भी निष्कर्ष निकालना, अगर हमें ऐतिहासिक जानकारी नहीं है अपने देश की, तो उसके बिना भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कोई भी अगर निष्कर्ष निकालना हो तो वो सब क्या होगा, बेकार। ठीक है, तो ये हमारा ऐतिहासिक उपागम था। अब सामाजिक शास्त्रीय उपागम क्या है, तो समाज शास्त्रीय उपागम के विषय में जानेंगे। समाज शास्त्रीय उपागम जो होता है, राजनीतिक विज्ञान के समाज शास्त्रीय उपागम में राज्य को एक सामाजिक इकाई माना जाता है। यानी राजनीतिक विज्ञान का जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है, उपागम कहने का मतलब क्या है, दृष्टिकोण। तो राजनीतिक विज्ञान के समाज शास्त्रीय उपागम में राज्य को एक सामाजिक इकाई के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है, तो राज्य को एक सामाजिक इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें समाज को निर्मित करने वाले जैसे गुण विद्यमान होते हैं, जिसमें समाज को निर्मित करने वाले गुण भी, समाज का निर्माण करने वाले गुण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। समाज शास्त्र उपागम में व्यक्ति के जीवन की भांति ही राज्य के जीवन का भी विकास के नियमों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी व्यक्ति के जीवन की भांति, जैसे व्यक्ति का जीवन का विकास किस तरह से होता है, उसी तरह से राज्य के जीवन का भी विकास उसके नियमों के आधार के पर अध्ययन किया जाता है। ये बनाएंगे राजनीतिक विज्ञान का यह दृष्टिकोण या राजनीतिक विज्ञान का यह उपागम राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है। राज्य को क्या मानता है, क्रमिक विकास का परिणाम मानता है और समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो ये हमारा क्या रहा, समाज शास्त्रीय उपागम। ठीक है, अब हम चलते हैं दार्शनिक उपागम। तो दार्शनिक उपागम क्या है, तो दार्शनिक उपागम में राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक उपागम यानी दार्शनिक जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत प्रस्तुत विषय से संबद्ध संकल्पनाओं को सुस्पष्ट करते हुए समाज के लिए उपयुक्त मानकों और मूल्यों का फैसला किया जाता है। क्या किया जाता है दार्शनिक उपागम में, तो राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक उपागम के अंतर्गत प्रस्तुत विषय से संबद्ध संकल्पनाओं को सुस्पष्ट करते हुए समाज के लिए उपयुक्त मानक एवं मूल्यों का फैसला किया जाता है। वर्तमान राजनीति अनुसंधानकर्ता जो है वो सिर्फ अनुभव और निरीक्षण का ज्ञान का आधार मानते हुए दार्शनिक उपागम को बेकार समझते हैं। यानी जो वर्तमान राजनीति अनुसंधान करता है वो सिर्फ अनुभव एवं निरीक्षण को ज्ञान का आधार मानते हैं और इसलिए वो दार्शनिक उपागम को क्या समझते हैं, दार्शनिक दृष्टि को बेकार समझते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय से पुनः यह तर्क प्रस्तुत किया जाने लगा है कि राजनीतिक विज्ञान के सार्थक विश्लेषण हेतु समाज के लक्ष्यों के प्रति सजगता, कहने का मतलब अर्थात जागरूकता आवश्यक है। समाज के लक्ष्यों के प्रति क्या आवश्यक है, तो जागरूकता आवश्यक है, जिसके लिए हमें परंपरागत मानकों और मूल्यों का ज्ञान और उसकी समीक्षा जो है तथा उसकी समीक्षा क्या होगी, हमारे लिए लाभप्रद होगी। तो इस तरह से जानेंगे हम दार्शनिक उपागम। राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक उपागम की बड़ी कमी या त्रुटि। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक उपागम की बड़ी कमी या त्रुटि क्या है, तो बड़ी या कमी या त्रुटि यह रही है कि इसमें कल्पना की उड़ान भरते हुए वास्तविकता से दूर दूर तक का नाता नहीं रह पाता है। यानी कल्पना की उड़ान भरते हैं तो इसमें वास्तविकता से दूर दूर का नाता नहीं रह पाता है, जो कि दार्शनिक दृष्टिकोण है। मुंसली ने तो इस संबंध में कहा है कि यहाँ तक ये कर डाला है कि यह उपागम केवल पूरा सैद्धांतिक है, पूरा कागज की तरह है, पूरा सिद्धांत इसका कुछ नहीं है, यह दृष्टिकोण है जिसका तथ्यों से किसी प्रकार संबंध नहीं रहता है, इसका तथ्यों से किसी प्रकार संबंध नहीं रहता है। मान के उपागम पढ़ेंगे। मान के उपागम क्या है, तो राजनीतिक विज्ञान के मान के उपागम में इस मान के दृष्टिकोण के अंतर्गत उन मूल्यों से सरोकार रखा जाता है जो शुभ एवं अशुभ
और उचित व अनुचित में विभेद अर्थात अंतर करते हैं। कहने का मतलब कि राजनीतिक विज्ञान के मान उपागम के अंतर्गत हम उन मूल्यों को भी स्वीकार करते हैं जो कि शुभ एवं अशुभ, अनुचित और अनुचित में भेद अर्थात अंतर करते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि मान के दृष्टिकोण में निर्देशन को प्रधानता दी जाती है। मान के दृष्टिकोण में किसको प्रधानता दी जाती है? तो निर्देशन को प्रधानता दी जाती है। राजनीतिक विज्ञान के मान के उपागम के अंतर्गत उचित अथवा अनुचित की जांच पड़ताल के लिए विवेक अथवा तर्क शक्ति को उचित प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के मान के उपागम के अंतर्गत उचित अथवा अनुचित की जांच पड़ताल के लिए विवेक अथवा तर्क शक्ति को उचित प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में मान के उपागम को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें चूंकि उचित अथवा अनुचित का संबंध मूल्यों से होता है। उचित व अनुचित का संबंध किससे होता है? तो मूल्यों से होता है, जिनको प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सत्य या असत्य हम नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो ये हमारा आज जो है टॉपिक खत्म हो गया। तीसरा चैप्टर मीन्स परंपरागत उपागम। धन्यवाद।